हेलो एवरीवन। हमने यूनिट 1 फार्माकोलॉजी की कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपके नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है बेसिकली, जो आपका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन है लाइक जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है। बेसिकली एक ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको आप एएनएस बोलोगे, तो भाई ये एएनएस एक ऐसी चीज है जिसका नर्व्स का कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेक्सिस का कॉम्प्लेक्स होता है, या कोई भी गैंग्लिया, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स होता है, और ये ऑर्गेनाइज होते हैं और मॉड्यूलेट करते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटी को। ठीक है। तो जो आपके शरीर की इनवॉलंटरी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जितनी भी आपकी हैं, वो जितनी भी नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है या फिर प्लेक्सिस की इन्वॉल्वमेंट होती है या गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो मॉड्यूलेट होती है इसके एएनएस में। और इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है जिससे कि सिक्रीटरी ग्लैंड, स्मूथ मसल्स और विसरल ऑर्गन्स की। तो ये जो सिस्टम है ये फंक्शन करता है एक तो हीमोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रिड्यूस्ड फिजिकल एंड इमोशनल एक्टिविटी, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है टू असिस्ट द इंटरनल बॉडीली रिएक्शन टू द स्ट्रेसफुल सरकमस्टांसेस। तो बेसिकली ये जो एएनएस है ये क्या करता है, जितने भी हीमोस्टैटिक कंडीशंस हैं जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे रिड्यूस्ड फिजिकल और इमोशनल एक्टिविटीज हो जाती हैं, इमोशनली एक्टिव एक्टिव बिहेवियर आता है, तो ये सारी की सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है इंटरनल बॉडी रिएक्शन से, कि जो कि एक स्ट्रेसफुल सरकमस्टांसेस बन सकती हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नर्व ट्रांसमिट देयर impulses across the most synapse and neuroeffector junction by means of specific chemicals called as neurohumoral transmitters। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जितने भी नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस को जो ट्रांसमिट करती है, जैसे कि जब भी कोई एक सिग्नल दूसरे दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है तो वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पर अक्रॉस द साइनेप्स होता है, और न्यूरो इफेक्टर जंक्शंस होते हैं बीच में, जो कि क्या करता है एक स्पेसिफिक केमिकल्स को, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक केमिकल्स है, ठीक है, उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर्स। ठीक है। तो ये क्या है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ऑटोनोमिक ड्रग्स हैं वो एग्जर्ट करती हैं अपना अपना एक्शन। तो जितनी भी आपकी ऑटोनोमिक ड्रग्स होंगी जो इस पे एक्ट करेंगी, वो किस पे असर करें, किस पे असर करेंगी, जो शरीर की स्मूथ मसल है, जहाँ पे हमारी बॉडी में स्मूथ मसल प्रेजेंट होंगी, हार्ट पे जो कार्डिक मसल है वहां पर क्या करेंगी, इफेक्ट डालेंगी। और कहाँ पर इफेक्ट डालेंगी, जो विसरल ऑर्गन्स हैं वहां पर इफेक्ट डालेंगी, और मिमिक करेंगी, मॉडिफाई करेंगी। मिमिक का मतलब होता है काम करना, ठीक है, मिमिक मतलब उसके जैसे तरीके की तरह काम करना। तो वो मिमिक करेगी, मॉडिफाई करेगी अपने अपने एक्शन को ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। हर एक तरह के अलग अलग तरह के शरीर में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, तो उनके एक्शन को सिमिलर परफॉर्म करेगी और रिलीज करेगी ऑटोनोमिक फाइबर्स को आइदर एट द गैंग्लिया और द इफेक्टर सेल। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एफरेंट सेंसरी नर्व्स। तो ये ऐसी नर्व्स हैं जो क्या करेंगी, ये कन्वे करती हैं फ्लो ऑफ इम्पल्स टू द पेरिफेरल टू द सीएनएस। यानी कि जो भी कोई एफरेंट मतलब सेंसरी नर्व, ये ऐसी नर्व हैं, ये क्या करेंगी, जो भी कोई नर्व है, ठीक है, जो भी कोई नर्व है वो अपना मैसेज देगी, इम्पल्स के थ्रू मैसेज जनरेट होगा, फिर वो पेरिफेरल पे जाएगा, पेरिफेरल से वो सीएनएस पे जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जो है वो सेंसरी नर्व काम करती है। दूसरी आती है ईफरेंट। ईफरेंट होती है, इसको आप मोटर नर्व भी बोल सकते हो। ये क्या करती है, नर्व अपना इम्पल्स सीधा कहाँ से, ब्रेन से स्पाइनल कोड पे इम्पल्स को भेजती हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी अगर मैसेज देना है तो सीधा ब्रेन से स्पाइनल कोड को देगी, तो वहां से मसल्स में जाएगी, ग्लैंड्स में जाएगी, और अदर ऑर्गन्स में जो है वो सिग्नल जो है, इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ गैंग्लियन। अब ये गैंग्लियन क्या है,
ये एक गैंग्लियन क्या है, एक एग्रीगेशन ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब होता है एक जगह, ठीक है। साइनेप्सिस जब भी कोई एक मैसेज ट्रांसमिट होता है वो थ्रू द साइनेप्स होता है, ठीक है, वो थ्रू द साइनेप्स होता है। तो ये अगर साइनेप्सिस का जो गुच्छा है उसको आप क्या बोलोगे, गैंग्लियन बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। अब ये न्यूरो इन्फेक्टर जंक्शन क्या है बेसिकली, तो ये जो न्यूरो इन्फेक्टर जंक्शन है ये बेसिकली क्या है, एक ऐसा जंक्शन है जो पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सोनल टर्मिनल विद इट्स इफेक्टर सेल इज टर्म एज न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। जहां पर एक टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे गैंग्लियंस का एक्सोन्स का एक ऐसा टर्मिनल पॉइंट जो इफेक्टर सेल के साथ जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नर्व प्लेक्सस। तो नर्व प्लेक्सस क्या है, नर्व का नेटवर्क, ठीक है। नर्व्स जितनी भी नर्व्स हैं, फाइबर्स हैं, अगर उनका एक गुच्छा बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, नर्व प्लेक्स कराएगा। प्लेक्सस का मतलब होता है एक कलेक्शन, नर्व्स और फाइबर्स का इकट्ठा होना, ठीक है। हाँ, तो आइए हम समझते हैं इस डायग्राम से अब। तो यहाँ पर क्या है, नर्वस सिस्टम है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये दो भागों में बटा होता है, एक तो सीएनएस में जिसको आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक बटा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सीएनएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर क्या आता है, स्केलेटल की मसल्स आती हैं जिसको आप बोलोगे सोमैटिक नर्व सिस्टम। और इसको आप एएनएस में भी ये बटा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको आप इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम बोल सकते हो, विसरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हो, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम बोल सकते हो। और जो ये वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम है ये बट जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जिसको आप बोलोगे एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा बट जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको आप कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलोगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिफरेंस बिटवीन ए ऑटोनोमिक एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एएनएस और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आइए देखते हैं। बेसिकली यहाँ क्या है, जो इफरेंट नर्व हैं एएनएस की वो सप्लाई करती हैं इनरवेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स। तो यानी कि जो एएनएस का जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को बॉडी के अंदर, बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन बॉडी स्ट्रक्चर्स में सप्लाई करती हैं अंदर की तरफ, लेकिन स्केलेटल मसल्स को सप्लाई नहीं करती। लेकिन मैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर क्या है, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हैं। द मोस्ट सेकेंड पॉइंट है, द मोस्ट डिस्टल साइनेप्टिक जंक्शन इन एएनएस अकर्स इन द गैंग्लिया that are entirely outside the cerebrospinal एक्सेस। तो जो इसका जंक्शन है, जो लोकेशन है, जंक्शन है इस एएनएस का, वो कहां पर होता है, गैंग्लिया पे होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस के बाहर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर सोमैटिक नर्व की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पेरिफेरल गैंग्लिया में पाया जाता है, और इसका जो साइनेप्स है वो अंदर की तरफ सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस के विद इन अंदर की तरफ क्या है, लोकेटेड होता है। तो मैनी ऑटोनोमिक फाइबर्स फॉर्म एक्सटेंसिव पेरिफेरल फ्लेक्सिस। तो जितने भी आपके ऑटोनोमिक फाइबर हैं वो एक बहुत ही बढ़िया तरीके का पेरिफेरल प्लेक्सिस बनाते हैं। लेकिन यहाँ सोमैटिक नर्व्स में कोई भी पेरिफेरल प्लेक्सिस नहीं बनाता, कोई भी पेरिफेरल प्लेक्सिस की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एएनएस में होती है। लास्ट पॉइंट है, व्हेन कट ऑर्गन सप्लाइड जनरली शो सम लेवल ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेक्ट इनर्वेशंस, ठीक है। तो अगर हम इसको काट दें, ये जो ऑटोनोमस नर्वस में अगर यहाँ पे नर्व्स को, फाइबर्स को अगर हम काट दें तो ऑर्गन की जो सप्लाई है वो बहुत ही कुछ लेवल पे स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी और इंडिपेंडेंट इंटैक्ट इनर्वेशन
शो करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की फाइबर्स को और नर्व्स को काट दें तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या करेंगी, इसकी जो सप्लाई है बिकम पैरालाइज। तो यहाँ पर अगर आप सोमैटिक नर्व के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पेशेंट की बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और उस पेशेंट को एट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पॉइंट के बारे में जो कि है आपका प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर अगर मैं एएनएस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको प्री गैंग्लियोनिक भी मिलेगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी मिलेंगे। लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई भी तरीके का ऐसा गैंग्लियोनिक फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नोमेनक्लेचर है ही नहीं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमस नर्व फाइबर्स दे आर जनरली नॉन माइलिनेटेड। तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक का जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। नॉन माइलिनेटेड मतलब माइलिनेटेड शीथ नहीं होती, यहाँ पर स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है। और जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो माइलिनेटेड शीत वहां पर लगी होती है जिससे कि फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हो। तो जो नॉन माइलिनेटेड शीत होगी, जो नॉन माइलिनेटेड की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर इम्पल्स की जो कंडीशन है, इम्पल्स जनरेट होने का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। लेकिन अगर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अगर माइलिनेटेड में प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फास्ट कंडक्शन होगा नर्व इम्पल्स का। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मैं अगर बात करूं, मोस्ट फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल्स आर माइलिनेटेड। तो जितनी भी यहाँ पे स्केलेटल मसल्स होती हैं वो मैक्सिमम तौर पे क्या है, माइलिनेटेड शीथ की प्रेजेंट होती है। माइलिनेटेड का मतलब होता है एक एक्सोन पे एक लेयर का होना, ठीक है। तो ये जो माइलिनेटेड है यहाँ पर स्केलेटल मसल काफी ज्यादा मोस्टली माइलिनेटेड में रहती हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर बार पेपर में आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपको सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्वेश्चन है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत हर बार ये क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सिंपथेटिक, दे इट अराइजेज एज द थोरैको लंबर आउटफ्लो। तो ये जो सिंपैथिक नर्व्स जो निकलती हैं ये आपके थोरैसिक जो पार्ट है वहां से लेके जो आपका लंबर स्पाइनल कोड का जो लंबर पार्ट है वहां से शुरुआत होती है, निकलती हैं। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ये आपकी क्रेनियल आउटफ्लो विद थर्ड ऑक्यूलोमोटर, सेवंथ फेशियल, नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल, टेंथ वेगस, 11th स्पाइनल एसेसरी क्रेनियल नर्व अलोंग विद द सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सैक्रल नर्व्स। तो ये आपकी क्रेनियल जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, आपका जो क्रेनियल नर्व्स हैं वहां से निकलनी शुरू होती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकलती हैं, जैसे थर्ड पे ओक्यूलोमोटर है, सेवंथ पे आपकी फेशियल है। तो इसी प्रकार की अलग अलग तरीके से ये जो नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। तो यहाँ अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ जो गैंग्लिया है ये जो नियर होता है सीएनएस के पास, और जो रेशो है प्री और पोस्ट फाइबर का वो जनरली 1:20 और मोर हो सकता है, सो दैट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इज लॉन्गर। तो यहाँ पर जितने भी गैंग्लिया होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ पास वो सीएनएस के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। उनकी जो रेशो है प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की वो जनरली 1:20 है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का एक्शन जो है वो लॉन्गर होता है। बट अगर मैं पैरासिम्पथेटिक में के बारे में बात करूं तो यहाँ जो गैंग्लिया है वो सीएनएस से बहुत दूर होता है एंड वन और क्लोज टू द ऑर्गन। ठीक है, काफी ज्यादा सीएनएस से दूर होता है लेकिन किसी एक या दो ऑर्गन के आसपास होता है, और इसकी जो रेशियो है वो 1:1 होती है। तो इसीलिए जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वहां पर जो लॉन्गर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर होता है। अब मैं बात करूं सिंपैथेटिक की, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इफेक्टर ऑर्गन्स का वो थ्रू आउट द बॉडी होता है। ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा इफेक्टर ऑर्गन्स का वो पूरी बॉडी के थ्रू होगा। लेकिन पैरासिम्पथेटिक में क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में होता है, लिमिटेड जगह में होता है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि आपका एसिटाइल कोलिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया,
तो यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन है वो आपको गैंग्लिया पे मिलेगा, और जो नोरएपिनेफ्रिन है वो आपको न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूं तो यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है इन बोथ द गैंग्लिया एंड एट द न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। गैंग्लिया पे भी सेम मिलेगा और न्यूरो इफेक्टर पे भी सेम मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है जो फंक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। As generalization, it can be said that activation of sympathetic changing the function in the direction which fits the body for a period of activity and energy expenditure. For example, blood pressure increases, blood flow. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जब भी सिंपैथेटिक चेंजेस आते हैं या फिर एक्टिवेशन हो जाता है, तो यहाँ पर जो फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाके फिट हो जाते हैं और जो एक्टिविटी है और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर में रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कन्वर्सली जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है वो आपके बॉडी के फंक्शंस को मॉड्यूलेट करती है, एक्टिवेट करती है टुवर्ड्स द नीड ऑफ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड रिपेयर द एनर्जी डेफिसिट। जो जो ऐसी चीजें हैं जिससे जिनको एनर्जी नहीं मिल पा रही या वो एनर्जी नहीं बना पा रहा, तो यहाँ पर हम पैरासिम्पथेटिक को टारगेट करते हैं। And vital function are slowed, energy and vital function are stored, and energy consumption is consumption is delivered from the skin and gut to the CNS. Muscles and bronchi dilate, and glycogenolysis and lipolysis reveal mobilization of energy reserve. लेकिन अगर मैं बात करूं पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पर क्या है, इट रिड्यूस एंड इंक्रीज द डाइजेस्टिव फंक्शन, रिप्लेनिशेस एंड स्टोर द इवैक्यूएट वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है इमरजेंसी कंडीशन में और स्ट्रेस के कंडीशन में, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो प्रीडोमिना टेस्ट ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है, इसमें काम करेगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस टू द ऑर्गन्स एंड द पार्ट सप्लाई। अब जो सिंपैथेटिक सर्विस नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारे बॉडी पार्ट को कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट करता रहता है। ठीक है, ऑर्गन्स को अलग अलग स्टिमुलाई पास आउट करता रहता है। लेकिन पैरासिम्पथेटिक में क्या है, इसकी जो एक्टिविटी है वो प्रीडोमिनेंट सॉरी जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके एंडाउड विद द मेडुलरी फंक्शन। तो बिकॉज ये क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट होती है तो यहाँ पर मेडुलर फंक्शंस का ज्यादा रोल होता है। तो यहाँ पर अगर कोई नर्व कट जाए तो यहाँ द एनिमल विल सर्वाइव विद सम फिजियोलॉजिकल चेंज। तो यहाँ पर क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या है, अगर कोई नर्व डैमेज हो जाती, कट हो जाती, तो एनिमल जो है वो सरवाइव कर सकता है एक प्रोवाइडेड फिजियोलॉजिकल चेंज में, सॉल्यूशन में। लेकिन अगर इफ इट इज टेकन आउट, जो फंक्शन है इट इज यूजली नॉर्मल बट ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनिमल विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजर्वेशन करने के लिए करते टाइम क्या है, जो एनिमल है वो लॉन्ग लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ ऑटोनोमिक फाइबर्स। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्या हैं, ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं। कौन कौन से हैं, लेट्स सी। बहुत ही अलग अलग तरह के ऑटोनोमस फाइबर्स है। तो सबसे पहले इसमें आता है सिंपैथेटिक फाइबर। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक फाइबर है। फिर नेक्स्ट आता है सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, जो क्या सप्लाई करता है सलाइवरी को, ब्रोंकाइल को और स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, थर्ड यहाँ पर आ जाता है सिंपैथेटिक स्प्लेनिक कोलिनर्जिक और सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सप्लाईज टू एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले हमने सिंपैथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा। सिंपैथेटिक फाइबर के बारे में हमारे अंडर तीन आते हैं, सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक और सिंपैथेटिक स्प्लेनिक कोलिनर्जिक। नेक्स्ट है, और ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं टू द एड्रिनल ग्लैंड्स तक। फिर नेक्स्ट हमने बात की सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर।
ये जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर है, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक बाय द हिमोक्सिलिन। अगर इसको ब्लॉक करना है एसिटाइल कोलिन को, तो हम इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं थ्रू द एट्रोपिन, ब्लॉक्ड बाय हेक्सामिथोनियम एंड ब्लॉक्ड बाय सुक्सामिथोनियम। तो ये जो एसिटाइल कोलिन का जो रिएक्शन है वो हम इनके थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल ऑटोनोमिक कनेक्शंस। ये है हमारा सेंट्रल ऑटोनोमिक कनेक्शंस। तो ये जो है हमारे, there is no any exclusive autonomic area in the CNS, considerably intermixing and integration of सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस इनर्वेशन अकर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें कोई ऐसा एक्सक्लूसिवली कोई ऑटोनोमिक एरिया सीएनएस का नहीं पता है जो कंसिडरेबली सिर्फ इंटरमिक्सिंग के लिए और इंटीग्रेशन ऑफ सोमैटिक एंड नर्वेशन के लिए हो सके। लेकिन यहाँ जो हाईएस्ट सीट है रेगुलेटिंग द ऑटोनोमिक फंक्शन इज इन द हाइपोथैलेमर पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियाई, जहां पर हम प्राइमरीली सिंपैथेटिक वाइल एंटीरियर एंड मेडियल न्यूक्लियाई का प्राइमरी एज पैरा सिंपैथेटिक। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सीट ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ एएनएस की है वो है हमारा हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी हाईएस्ट सीट है जो ऑटोनोमस के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। और एक और है लेटरल न्यूक्लाई। तो ये दो प्राइमरी ऐसी सिंपैथेटिक है जो कि क्या करती है, स्टिमुलेट करती है फंक्शंस को एएनएस के, वाइल जो एंटीरियर और मीडियल न्यूक्लियाई है वो क्या करती है, किसको स्टिमुलेट करती है, पैरा सिंपैथेटिक को। तो यहाँ पर जो मैं ऑटोनोमिक सेंटर्स हैं जैसे कि नाइन पिपिलरी है, वैगल है, रेस्पिरेटरी एक्सेट्रा, तो ये लोकेटेड होते हैं मिड ब्रेन में और जो और मेडुला में इन रिलेशन टू द क्रेनियल। तो क्रेनियल नर्व के साथ अटैच अप होके ये आपको मिड ब्रेन में भी मिलेंगे और मेडुला में भी मिलेंगे। तो लेटर कॉलम इन द thoracic spinal cord contains the cells which give rise to lymphatic outflow। तो यहाँ पर जो लेटरल कॉलम होता है थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक स्पाइनल कोड का, तो वहां के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली सिंपैथेटिक आउटफ्लो को राइज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। ये न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था कि क्या है बेसिकली। तो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन जो है implies that nerves transmit their message across the synapses to the effector junctions by the release of humoral chemical messenger। तो यहाँ पर जो मैसेज ट्रांसफर होता है, कोई भी मैसेज अगर एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक बिठाना है, पहुंचाना है, तो वो थ्रू द साइनैप्स होता है और थ्रू द न्यूरो इफेक्टर जंक्शन के थ्रू होता है। तो इसको रिलीज करने के लिए बाय द रिलीज ऑफ एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोह्यूमरल सिग्नल। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की। क्या हुआ, अब जो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइंटिस्ट है दुबस रेमंड, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिमिलैरिटी ऑब्जर्व की थी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एज वेल एज बाय द केमिकल सब्सटेंस सच एज NH3 और लैक्टिक एसिड। फिर जो लेवेंस डोस्की है लेंगे, इन्होंने क्या नोट किया था, इन्होंने सिमिलैरिटी नोट की थी बिटवीन द इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट टू द एड्रिनल ग्लैंड एंड स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक
ना, कि वो जो सिंपैथेटिक नर्व है वो कितने स्टिमुलेट हो रही है बाय गिविंग द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो थर्ड है बर्जर एंड डेल। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, जो इफेक्ट है सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन का बहुत ज्यादा क्लोजली प्रोड्यूस हो रहा था बाय द प्राइमरी सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स, जो तो सेकेंडरी पैरा सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स है। नेक्स्ट, तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया है, हर एक को टेस्ट किया है, मेडिसिन को रिसर्च की है। नेक्स्ट आता है सर हेनरी डेल। तो ये जो सर हेनरी डेल हैं, थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन through only the investigation and pharmacological properties of ACH, acetylcholine, which produces response exactly similar to the parasympathetic nerve stimulation। तो ये क्या कर रही है, जो एसिटाइलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जहाँ पे जिसकी जो फार्माकोलॉजी जो प्रॉपर्टी है वो जब भी प्रोड्यूस होती है एग्जैक्टली सेम रहती है पैरासिम्पथेटिक नर्व स्टिमुलेशन के बराबर। और उसने ये इंट्रोड्यूस किया कि जो पैरासिम्पथेटिक माइमेटिक टू करेक्टराइज द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या करता है, जो एसिटाइलकिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है वो बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओटो लुई 1921। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने ये प्रोवाइड किया जो फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस है केमिकल मेडिकेशन का नर्व इम्पल्स बाय पेरिफेरल रिलीज ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल एजेंट। तो उन्होंने ये चीजें प्रोवाइड की थी कि एक सबसे पहला सबूत था कि जो केमिकल मेडिकेशन है नर्व इम्पल्स से बाय पेरिफेरली जो इनका रिलीज होता है एक केमिकल एजेंट के साथ, तो ये इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट होता है वेगस नर्व से ऑफ एन आइसोलेटेड परफ्यूज्ड फ्रॉग हार्ट। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फ्रॉग है उसके हार्ट पे परफ्यूजन करा, वेगस नर्व चेक की, और उस वहां से इनको पता लगा कि एक एसिटाइलकोलिन एक ऐसा मतलब एक ऐसा केमिकल मेडिएट होता है नर्व इम्पल्स से, जो कि क्या है उसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल एजेंट्स निकलता है जिसको हमने एसिटाइलकोलिन कहा। तो अब द परफोरेटेड लिविंग दिस प्रिपरेशन वाज रिपेयर फ्यूज्ड अदर देन द फ्रॉग हार्ट। तो यहाँ पर क्या किया, ये जो प्रिपरेशन थी इनको इन्होंने रिपेयर रिफ्यूज फ्यूज्ड किया एक अनदर फ्रॉग हार्ट से, और अपॉन द स्टिमुलेशन ऑफ वैगो नर्व्स टू द फर्स्ट हार्ट, तो लुइस ने ऑब्जर्व किया कि ये जो हार्ट है वो इमिडिएटली क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। तो जैसे ही उसने वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया काफी ज्यादा, फिर उन्होंने क्या किया, वेगस नर्व को जैसे ही उन्होंने स्टिमुलेट किया तो वहां पर जो हार्ट है प्रो का वो बहुत एकदम से क्या है, डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेस हो गया। बट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, तो कुछ सेकेंड्स के बाद जो सेकेंड हार्ट था वो भी डिप्रेस हो गया। एंड सर्टेनली द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर फाइंडिंग वाज जो स्टिमुलेशन हुआ वेगस नर्व का, उन्होंने क्या किया, एक शेफ्ट एक क्रिटिकल मायोकार्डियल इनहिबिटरी सब्सटेंस को लिबरेट किया, जो कि क्या कर रहा था, वो सेकेंड हार्ट को परफोरेट कर रहा था। एंड ही रेफर्ड दिस, तो उन्होंने ये रेफर किया कि जब भी उन्होंने ये रेफर किया, ही रेफर्ड दिस सब्सटेंस एज वेग्यूस्टॉप। तो उन्होंने इस सब्सटेंस को क्या किया, एक नाम दे दिया जिसको इन्होंने बोला वेग्यूस सब्सटेंस, accused substance और parasympathin which was later recognized as acetylcholine। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो इन्होंने क्या किया कि वैगस सब्सटेंस नाम दे दिया, बट उसके बाद इन्होंने उसी को एसिटाइलकोलिन नेम दे दिया। तो एक लास्ट साइंटिस्ट है वोन यूल, उन्होंने क्या कहा, ही शोड दैट सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएड्रेनालिन। तो उन्होंने ये क्या दिखाया कि ये जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या कर रहा है, नॉरएड्रेनालिन के साथ की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर, कि मतलब एक क्या क्राइटेरिया है कि वो एक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर बन सके। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली टू बी कंसिडर्ड अ पोस्ट जंक्शनल एक्टिंग न्यूरोहेमोटाइसिस सब्सटेंस मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो एक बढ़िया से बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर को बनने के लिए उसकी कुछ फुलफिल करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक न्यूरॉन। तो पहले तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है,
और यूजली अलोंग विद द एंजाइम सिंथेसाइजिंग इट। ठीक है, या तो ऐसे एंजाइम होने चाहिए जो कि अगर वो नहीं है प्रेजेंट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, तो कुछ एंजाइम है जो वो इसको न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज कर देंगे, तो वहां पर ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमने क्या है, इट शुड बी रिलीज्ड इन द मीडियम फॉलोइंग नोन एज नर्व स्टिमुलेशन। तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इसको रिलीज होना है तो किसके थ्रू होना चाहिए ये रिलीज? जैसे ही नर्व स्टिमुलेट करेगी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बाहर निकल सके। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है, इट्स एप्लीकेशन शुड प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सेज आइडेंटिकल टू दोज प्रोड्यूस्ड इन द नर्वेस्ट इमल्शन। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि इस तरीके से एप्लीकेशन अप्लाई करनी चाहिए या फिर प्रोड्यूस करनी चाहिए जहां पर रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आइडेंटिकल हो और वो प्रोड्यूस्ड हो नर्व इमुलेशंस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, टू इफेक्ट शुड बी एंटागोनाइज्ड और पोटेंशिएटेड बाय अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई इफेक्ट एंटागोनाइज्ड हो रहा है, पोटेंशिएट हो रहा है बाकी अदर सब्सटेंस के साथ, तो सिमिलरली ये क्या करेगा, नर्व स्टिमुलेशन को भी अफेक्ट करेगा। तो ये सारा का सारा क्या है, इसको अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो